आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड के साथ बहुत बुरा होता है और उसकी डेथ तक हो जाती है। तभी उसे गॉड दूसरा मौका देते हैं और उसका रिबॉर्न हो जाता है। 10 इयर्स की एज में क्या वो अपना रिवेंज ले पाएगी? क्या इस रिबॉर्न से वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाएगी? ये तो हमें स्टोरी देखकर ही पता चलेगा। आज की स्टोरी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कार से निकलती है, जो कि 10 साल की थी। उसके सामने तो काफी सारी मेट्स खड़ी हुई थी और उसे ग्रीट कर रही होती है। हमें मिनी बताती है, मेरा रिबॉर्न 10 साल में हो गया है। ये वही दिन है जब मुझे लो फैमिली में लाया गया था। लो फैमिली को अपने वंशों में प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा कठिनाई होती थी। इस फैमिली की मैं एकमात्र पोती हूँ। 10 सालों तक मुझे अब्रॉड में भटकने के बाद ये सब कुछ पता चला कि मेरी भी एक फैमिली है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इस फैमिली में नजरअंदाज किया जाएगा और मुझे बुली किया जाएगा। तभी हमें घर के अंदर पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम जिंजा होता है। जिंजा कहती है अपने फादर से कि जिंजा कहती है कि अब आपकी डॉटर मेरी सिस्टर वापस आ गई है, क्या आप लोग अब मुझसे प्यार नहीं करेंगे? उसका फादर कहता है कि नहीं, तुम इस लाइफ में केवल और केवल मेरी इकलौती बेटी हो। कोई भी क्यों ना आ जाए वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मिनी अंदर आती है और सभी लोगों को गुस्से से देखती है और सोचती है कि मैं दूसरों की दया पर अपना गुस्सा कभी भी निकलने नहीं दूंगी। इन सभी लोगों को जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, इन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सामने पे एक ग्रैंडमा बैठी हुई थी। ग्रैंडमा कहती है तो कितनी गवार है, बिल्कुल इसकी वाइल्ड से हरकतें लग रही है, जो लगता है कि लो फैमिली की डॉटर होने का नाटक कर रही है। तब यहाँ पर मिनी कुछ फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर ये ग्रैंडमा तो जिंजा को ज्यादा भाव देती है और उसे अच्छा बिहेव करती थी, बल्कि मिनी को तो बहुत ज्यादा परेशान करती थी और धमकाती थी। जिंजा यहाँ पर भोली भाली सी इनोसेंट सी लड़की बनती हुई कहती है, जिंजा कहती है कि फादर ये आप दोनों की बेटी है। जिंजा कहती है कि फादर ये आपकी इकलौती बेटी है ना, आपकी बायोलॉजिकल डॉटर, इसलिए हमें इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। फादर तो मिनी की तरफ देखते हुए कहती है कि ये एक भिखमंगी है। रही बात मेरी डॉटर होने का, तो मैं इसे अपनी डॉटर नहीं मानता। और कहते हैं मिनी से कि तुम सपना ही देखती रहो कि हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। मिनी तो मन में सोचती है ये मेरी स्टेप सिस्टर जो कि खुद को इतना भोला भाला दिखाती है, इसकी छोटी सी ऐसी आदत थी, ऐसे ही करके ये मुझे हमेशा ह्यूमिलेट करवाती है। तभी हमें मिनी का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिनी जब बड़ी थी तभी उसको कुछ बंदों से बुली करवाई थी जिंजा ने और उसकी फैमिली ने। फिर मिनी यहाँ पर एक चेयर पे बैठ जाती क्योंकि उसे ग्रैंडपा ने बैठने के लिए कहा था। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की बात छेड़ देते हैं और कहते हैं कि इसको प्रोजेक्ट को कौन लेना चाहेगा और किसमें लगाना चाहेगा बेट। इसमें हमारी लो फैमिली पूरी तरीके से निर्भर करती है और हमारी फैमिली का बैंकरप्ट होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर तो मिनी का फादर हांजू कहता है मैं लेता हूँ ये प्रोजेक्ट और मैं दूसरी वाली पार्टी को चूज करूंगा। यहाँ पे मिनी कहती है कि अगर आप दूसरी वाली पार्टी को चूज करते हैं तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे और आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हांजू कहता है तुम्हें आए हुए एक दिन नहीं हुए और तुम मेरे बारे में बुरा बोल रही हो, दोबारा ही फिकवा देना चाहिए। यहाँ पर तो जिंजा फिर से बिल्कुल बेचारी से बोली वाली लड़की बनती हुई कहती है कि फादर रहने दीजिए, वो भी नहीं है ना इसलिए उसे नहीं पता होगा। यहाँ पर तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करती हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिनी कहती है कि ठीक है। जो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तुम तो अभी बच्ची ही हो। मिनी कहती है कि बस 5 मिनट रुकिए, अभी जो मैंने कहा है वो सच होने वाला है। तभी यहाँ पर जब वो लोग पीछे की ओर देखते हैं वहाँ पे तो न्यूज चल रही होती है। टीवी पर न्यूज देखकर वो तो वही प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे कि उसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है और वहाँ पास की प्रॉपर्टी भी सारी पूरी खराब हो चुकी है। हाँ जो तो बिल्कुल ये सब देखकर शॉक ही हो जाता है और मिनी से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। मिनी सोचते है कि मुझे नहीं पता होगा तो किसे ही पता होगा, आखिरकार मेरा रिबॉर्न हुआ है, मुझे तो सब कुछ पता है कि क्या क्या होने वाला है। और सोचती है कि लो फैमिली के पहले इसी तरह बैंकरप्ट हो गई थी गलत प्रोजेक्ट को चूज करने की वजह से और पूरी तरीके से बर्बाद बैंकरप्ट हो गई थी। मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। यहाँ पर तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इस फैमिली के उत्तराधिकारी बनने वाले हो और तुम तो हांजू अपनी डॉटर के इतने भी अच्छे नहीं हो। ग्रैंडपा तो मिनी से इम्प्रेस हो गए थे और कहते हैं कि अगर तुम मुझे बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए। मिनी कहती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं गुजिया ग्रुप को चूज करती। यहाँ पर हांजू कहता है तुम कैसी बकवास कर रही हो, वो हमारी कट्टर दुश्मन है। मिनी कहती है कि वो हमारे इंटरनल एनिमीज नहीं है बल्कि इंटर इंटरेस्ट्स हैं। वैसे भी गो फैमिली का मुखिया एक बिजनेसमैन है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनी से इम्प्रेस हो गए होते हैं उसकी बातों से। फिर वो कहते हैं एक मेड को बुलाकर के इसकी ड्रेस वगैरह अच्छे से वियर करवाओ और इसकी बर्थडे पार्टी हम मनाएंगे। बाद में जब मेड्स उसे ड्रेस देती हैं, उस ड्रेस को देखकर मिनी सोचती है ये वही ड्रेस है जिस ड्रेस को पहनने के बाद मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर मिनी बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उस ड्रेस को वियर करके नीचे गई हुई थी। वहाँ पर तो उसकी ड्रेस पूरी रिमूव हुई हो गई थी और यहाँ पर सभी खड़े लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। मिनी सोचती है कि मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। फिर बाद में जब वो रेडी होकर नीचे आती है, उसने तो दूसरी फ्रॉक वगैरह वियर करी हुई थी। यहाँ पर ग्रैंडमा थोड़ा नाराजगी बताते हुए कहते हैं कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाई थी। मिनी यहाँ पर मेड की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह खुद ही खोलोगी या फिर मैं खुलवाऊं। मेड तो यहाँ पे कांपने लग गई थी और बहुत ज्यादा डरते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए, ये ड्रेस मुझसे खराब हो गई थी। यहाँ पर तो वो मेड बहुत ज्यादा रो रही होती है।
मिनी कहती है कि तुम सच ही बोल रही हो कि तुमने अपने पीछे किसी मास्टरमाइंड को अपना सब सच छुपा रही हो, उसे बाहर नहीं ला रही हो। यहाँ पर तो मिनी को सब कुछ पता होता है कि ये सारा किया धरा जिंजा का है, लेकिन वो जानबूझकर अच्छी बनते हुए कहती है मुझे पता है कि इसमें मेरी सिस्टर को कोई लेना देना नहीं है, तुम जानबूझकर उसे फंसा रहे हो, तुम हम सिस्टर को एक दूसरे से अलग करना चाहती हो, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे लू फैमिली से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। ग्रैंडपा तो अभी भी मिनी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे रुतबे से लगता है कि तुम किसी राजघराने से ही बिलोंग करती हो, तुम हमारी फैमिली की डॉटर होने के लायक हो। मिनी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली करती है बात। यहाँ पर फिर ग्रैंडपा कहते हैं जो कि हमारी सबसे एल्डेस्ट डॉटर आ चुकी है। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी लू फैमिली की डॉटर वापस हमें मिल गई है। यहाँ पर जिंजा कहती है कि नहीं, फिर वो बात को संभालते हुए कहती है मेरी तो अभी विलेज साइड से आई है, उसे ज्यादा पता नहीं होगा इस बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम हो जाए फिर हम इस बारे में सबको रिवील करें, बताएं। हम भी कहते हैं कि डैड मुझे इसकी पहचानने की कोई जरूरत है ही नहीं, मेरी ऑलरेडी जिंजा डॉटर है, मुझे इस जैसी लड़की को अपनी डॉटर बनाना भी नहीं है। मिनी कहती है तो मैं कौन सा आपको अपना फादर मानती हूँ, मैं भी तो आपको फादर नहीं मानती और आप भी मेरे फादर होने के योग्य नहीं है। ग्रैंडपा तो हंसने लग गए थे और कहते हैं कि ऐसी बातें कर रही हो बेटा। मिनी कहती है ग्रैंडपा जब मुझे कोई यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता तो मैं बेफालतू का बेवजह जबरन किसी की बेटी नहीं बनना चाहती, जिसको मेरी कदर नहीं तो मुझे भी उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत अच्छी हैं, कहलाए ये तुम्हें अपना बेटे नहीं मानता और वैसे भी ये तुम्हारा फादर होने के योग्य है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रैंडपा होने के नाते मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता, इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें 10% शेयर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करवा दूंगा। यहाँ पर मिनी कहती है कि थैंक यू ग्रैंड माँ। यहाँ पर शेयर को सुनकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे। हांजू सोचता है कि मेरे सभी ब्रदर्स के पास 10% शेयर हैं, लेकिन मेरी डॉटर के पास भी 10% शेयर है, पता नहीं इसका रियल हायर कौन बनेगा। ग्रैंडपा कहते हैं जो कि तुम हांजू को अपने फादर नहीं मानती हो, इसलिए मेरे और भी 3 बेटे हैं, तुम उन तीनों में से किसी एक को भी चूज कर सकती हो। यहाँ पर तो शेयर का सुनकर सभी के मन में लालच आ गया था कि वो हायर बन सकते हैं इस शेयर को भी लेकर, लेकिन यहाँ पर मिनी को रखना पड़ेगा, इस वजह से सभी लोग आकर कहते हैं कि तुम हमारे साथ रह सकती हो। सोचती है ये दोनों के दोनों नालायक कहीं के एक नंबर के प्ले बॉय हैं, सिर्फ इनको यही सब पसंद है, लू फैमिली को इनको माथे छोड़कर बैंकरप्ट तो नहीं होने दूंगी। मिनी तो यहाँ पर पीछे एक बंदे को चूज करती है। एक्चुअल में हांजू का एल्डेस्ट ब्रदर तो पैर वगैरह टूटे थे और वो व्हीलचेयर में बैठा रहता था। जिंजा सोचती है मुझे लगा ये सेकंड या फिर थर्ड अंकल को चूज करेगी, मुझे नहीं लगा था कि ये 4 अंकल को चूज करेगी, इतनी बुरी इसकी चूज है। खैर मुझे क्या, चूज करे जो चूज करना है। यहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है ग्रैंडपा से क्या तुम्हें यकीन है कि ये लू फैमिली का हायर का सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर मिनी कहती है कि मुझे यकीन है। मिनी सोचती है कि लुंगजी अंकल सिर्फ एक मात्र व्यक्ति थे जिसने पास्ट लाइफ में मेरी लाइफ की चिंता की थी, मेरी परवाह की थी। मिनी को यह तक पता था कि लुंगजी के फैमिली के मेंबर्स ही उसे ऊपर पहुंचाने की बात की थी। जब लुंगजी हॉस्पिटल में था तब उसे पता चल गया था कि उसके पैर ठीक हो गए, लेकिन वो नाटक कर रहा था कि उसके पैर कभी भी ठीक नहीं होंगे और अभी तक वो ऐसे ही झूठ बोलता रहा सभी से। जब मिनी की डेथ हो गई थी तो वो इस झटके को सहन नहीं कर पाए थे, इसी वजह से वो अल्कोहल से एडिक्ट हो गए थे और यहाँ पर फिर उनकी फैमिली भी लू फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई थी क्योंकि लुंगजी बहुत ज्यादा जीनियस था। जब वो होश में नहीं था तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाया। लुंगजी के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरे फादर बनना चाहोगे। लुंगजी कहता है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मिनी कहती है कि आप बहुत ज्यादा लायक हैं, आप एक बेकार व्यक्ति नहीं है, मुझे आप पर पूरा का पूरा ट्रस्ट है, आप एक बहुत अच्छे फादर बनेंगे। यहाँ पे हांजू मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस लड़की ने तो लिंगजी को चूज कर लिया, जब ये हायर बन जाएगा तो ये काफी ज्यादा जोक वगैरह मजाक वगैरह नहीं बन जाएगा हमारी फैमिली के लिए, कि इनके लिए तो कोई भी नहीं मिला, एक लंगड़े यूजलेस पर्सन को ही हायर बना दिया है। फादर आप चाहें तो हमें ही वो शेयर दे सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मिनी ने खुद चूज किया है कि वो किसी अपना फादर चूज करना चाहती है और वही हायर बनेगा, मैं उसकी चूज की हुई पसंद की सम्मान करता हूँ। और रही बात 10% शेयर की जो मिनी ने कहा वही होगा और लिंगजी से कहते हैं कि अब ये आपकी डॉटर है, अब तुम एक अच्छे फादर बनना, मुझे निराश मत करना बेटा। बाद में मिनी तो यहाँ पर लिंगजी के घर पे आ गई होती है। यहाँ पर तो लिंगजी उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता। फिर वो मिनी से कहता है कि क्या मैं तुम्हें यूजलेस पर्सन लगता हूँ। मिनी कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं, आप यूजलेस पर्सन नहीं हो और बार बार अपने आप को यूजलेस कहना बंद कीजिए। यहाँ पर तो एक मेड लिंगजी का मजाक उड़ाने लग गई थी, कहती है कि इस यूजलेस पर्सन को यूजलेस ना बोले तो फिर क्या ही बोले। मिनी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा विला साफ करो, अदरवाइज पनिशमेंट भी करने के लिए रेडी रहना। मेड टेंशन में आकर कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्या ही सजा देती हो। मिनी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगी ना, जो कि अब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे फादर को बुली करने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ, रू फैमिली के अच्छे से नियम भी याद कर लेना। बाद में मिनी तो लिंगजी को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि वो ड्रिंक वगैरह पीना छोड़ दे और अपने करियर पर फोकस करे, हायर बनने पर। वो भी मिनी के बारे में सोचता है कि मिनी ने उसके नीचे मेरे से कैसे हेल्प की थी और वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लग गया था। फिर मिनी
लिंग से प्रॉमिस ले लेती है कि वो ड्रिंक वगैरह कभी नहीं पिएगा और सिर्फ करियर पर फोकस करेगा। बाद में ये लोग एक प्रेजेंटेशन में जाने वाले थे। लिंग जी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर ये प्रोजेक्ट जीत पाएंगे? मिनी कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, वैसे भी आप लोग फैमिली के एल्डेस्ट सन हैं, आपको गुजिया ग्रुप से ही बात करना होगा। यहाँ आप डरना मत, आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत है। यहाँ पर जब मीटिंग कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे मिनी आ जाती है और मिनी भी उन्हें मनाने लगी थी और बहुत सारे तरीकों से वो उन्हें मना ही लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रैंडमा तो हांजो के स्लैप चढ़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें गू फैमिली में पैसे लेने के लिए वहाँ पे भेजा था और 1 मंथ हो गए, तुमने अभी तक पैसे वापस नहीं लाए हैं। ऊपर से तुम मेरे सर पर खड़े होकर कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा क्या फायदा है फिर? यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं खैर अभी तक लू जी वापस क्यों नहीं आया है? तभी हांजो कहता है कि शायद वो नशे में कहीं धुत पड़ा होगा, उसकी आदत तो आप जानते ही हैं कि वो नशे से कितने ज्यादा एडिक्टेड है। तभी वहाँ पर लिंजी और मिनी आ जाते हैं। यहाँ पर तो मिनी को देखते साथ ही सभी लोग उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग गए थे कि ये एक वाइल्ड लड़की है जो कि बाहर ही पली बड़ी है, इसे तो इस घर से निकाल देना चाहिए, इसने तो हमारे 20 मिलियन भी डुबा दिए हैं। मिनी वो प्रोजेक्ट ग्रैंडपा को दिखा देती है जिस पर साइन ऑलरेडी थे कि उनका कॉपरेशन हो गया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। हाँ जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं और कहते हैं कि झूठे ही मोहर लगी हुई होगी, ये फेक मोहर मुझे लग रही है, पक्का ये लोग धोखा दे रहे होंगे। ग्रैंडपा को भी ऐसा लगता है कि ये फेक मोहर है, इस वजह से वो कहते हैं कि विश्वासघाती बच्ची और कहते हैं कि इसे कोई घर से बाहर निकालो और लू लिंग जी को भी निकालने लग गए थे। यहाँ पर तो लू लिंग जी जो है चेयर से नीचे गिर जाता है, वो तो मिनी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। मिनी कहती है कि ग्रैंडपा अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो प्लीज आप इस तरह की बहस करना भी बंद कर दीजिए। और ग्रैंडपा एक बात और, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो फिर मैं आपके साथ एक और शर्त लगाना चाहूंगी अपने सेकंड अंकल के साथ। हम जो कहते हैं कि मैं भी रेडी हूँ। नहीं कहती है तो ठीक है, अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो मोहर लगी है वो फेक है तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन अगर आप ये शर्त हारते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने नाम के तहत सभी शेयर स्थानांतरित कर दें, मेरे नाम पे ट्रांसफर करवा दें। अगर आप जीतते हैं तो मैं अपने सारे शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगी जिससे आप हायर बन जाएंगे। हम जब यहाँ पर हवा में उड़ते हुए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं रेडी हूँ। तभी वहाँ पर गू फैमिली के कॉर्पोरेशन के तहत उनके पास काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह आए हुए थे। तभी यहाँ पर ये गिफ्ट्स वगैरह देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा लग्जरियस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे वो। हाँ जो कहते हैं कि कैसे हो सकता है। तभी उनका बटलर कहता है गू फैमिली का बटलर कहता है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट से डिससेटिस्फाइड हैं तो आप गू फैमिली में जाकर सीधे बातें कर सकते हैं। जब बटलर वहाँ से चला गया होता है तब तो यहाँ पर तो ग्रैंडपा हांजो के ऊपर बरस ही पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट तो तुम हमारे हाथ से ही गायब करवा देते हैं। ये फैमिली तो नालायकों से भरी हुई है, इस पूरी फैमिली में केवल मिनी और लिंजी ही बस पर्सन अच्छे हैं, बाकी के बाकी सारे बेकार यूजलेस पर्सन हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर मिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिनी हांजो की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि अंकल क्या आप हमारी शर्त भूल गए? आप अपनी शर्त हार चुके हैं, जैसे कि तय हुआ था कि आप मुझे अपने शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर करवा देंगे। यहाँ पर तो ग्रैंडमा अपने बच्चों के शेयर बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनी तो यहाँ पर लिंजी को एक जगह पर ले जा रही होती है। लिंजी कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही हो? मिनी कहती है कि टहलाने के लिए। और कहाँ पर? मिनी सोचती है कि पास्ट लाइफ में जब मेरी डेथ हो गई थी तो लिंजी ने मुझे एक ऐसी जगह पर दफनाया था जो कि उसकी फेवरेट प्लेस थी जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी। तभी मिनी हल्का सा पीछे तरफ देखती है जहाँ पर ग्रैंडपा उन्हें पीछा कर रहे होते हैं। मिनी सोचती है कि मुझे पता है कि ग्रैंडपा हमारा पीछे कर रहे होंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि हमने गू फैमिली से कॉपरेशन कैसे कर लिया है। उनके पेट में तो खाना पचेगा नहीं जब तक वो जान नहीं लेते। यहाँ पर लिंगी तो अपनी मॉम की स्टोरी यहाँ पर मिनी को बता रहे होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मेरी मॉम की डेथ हुई थी और यहीं पर वो दफन हुई थी, लेकिन बाद में मेरे फादर ने किसी और से मैरिज कर ली। लिंजी कहते हैं कि अगर तुम अपने ग्रैंडपा से लव करती हो तो करो, लेकिन उसने उस वुमेन से मैरिज क्यों की और ऊपर से उसने 3 बेटों को जन्म भी दिया। मिनी यहाँ पर लिंजी को एक व्हाइट रोज देती है और कहती है कि यही मॉम को पसंद था ना ग्रैंडमा को मेरी, ये व्हाइट रोज का फ्लावर्स बुकेट बहुत ज्यादा पसंद था जो कि आपने इस रोजेस को यहाँ पे नहीं रखा तो यहाँ पर केवल और केवल ग्रैंडपा ने ही रखा होगा। ग्रैंडपा भी अपनी तरफ से बंधे हुए हैं और वो भी अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहते हैं। ये वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि मिनी सही कह रही है, ये तुम्हारी मॉम जिसे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लव करता था। मिनी कहती है कि ग्रैंडपा आपने सचमुच अपने ये फ्लावर्स रखे हुए हैं यहाँ पर? मिनी कहती है कि मैं आपकी तो ग्रैंड डॉटर हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा दिमाग तो मेरे अंदर भी होगा ही। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने सेकंड मैरिज सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी लू फैमिली के विकास के लिए, लेकिन इतने साल बीत गए लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी भी तुम्हारी मॉम को याद करूंगा। लिंजी कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपनी मॉम के लिए बुरा महसूस करता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जब तक आप गू फैमिली के साथ एक सहयोग में समझौते पर पहुंच सकते हैं। लू फैमिली का शेयरों का 10% शेयर मैं मिनी को दे दूंगा। अब तो मेरे पास मिनी जैसे समझदार और बिल्कुल अच्छी सी लड़की है। ये फिर बाद में यहाँ पर लिंजी को लेकर जब जा रही होती है फिर तभी वो सोचती है कि भले ही ग्रैंडपा मेरी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा लव करते थे, इतना ही लव करते थे तो उन्होंने सेकंड मैरिज क्यों की और फायदे के लिए की भी तो उन्होंने 3 बेबीज को बर्थ क्यों दे दिया? ऑलरेडी यहाँ पे मेरे फादर लिंजी थे तो यार मुझे क्या उन्हीं की डेस्टिनी रही होगी।
ऐसा सोच सोच कर तो मेरा दिमाग ही पक जाएगा। फिर यहाँ पर मिनी लंजी को घर पे ले आई हुई थी। यहाँ पर मिनी लंजी से कहती है कि ग्रैंडपा ने मुझे 10% शेयर दिए हैं। क्या आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यहाँ पर लंजी कहता है कि इस लो फैमिली को मेरे जैसे हायर की जरूरत नहीं है जो कि एक डिसेबल पर्सन है। मैंने कहती है कि इसका मतलब कि आपके पैर ठीक हो सकते हैं, तभी ग्रैंडपा ने तो कुछ सोचा ही होगा ना। रही बात मेरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ अंकल की, तो वो तो बिल्कुल भी निकम्मे के निकम्मे हैं। अगर उनमें से कोई एक भी हायर बन गया तो पक्का ही लो फैमिली के नहीं है, ये लोग डुबाई देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर तो लो फैमिली के सारे लोग जो है यहाँ पे प्लानिंग बना रहे होते हैं मिनी को कुछ करने की, ताकि वो ज्यादा उचके ना। वो सोचती है कि ऐसा रहा या तो मुझे कहीं इस फैमिली से निकाल ही ना दिया जाए, मुझे ही कुछ प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर तो ग्रैंडमा भी आ जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि अब मुझे ही देखना पड़ेगा इस लड़की को। रात में यहाँ पर वो लोग एक टीचर को लेके आ गई थी मिनी के पास और कहती है कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं आता, और वैसे भी तुम 10 साल बाहर रहकर आई हो, एक वाइल्ड लड़की बन गई होगी, इसलिए तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। मिनी कहती है कि मैं आपकी तरह कायर तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, इसलिए मुझे अपने टीचर को थैंक यू तो कहना ही चाहिए। यहाँ पर तो ये टीचर उन्हीं लोग की बातों में थी और यहाँ पर मिनी को बहुत ज्यादा बुली करने की कोशिश कर रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। यहाँ पर तो मिनी को भी पहले कल्चर के बारे में पता था, इस वजह से वो कहती है कि जैसे कि आप बता रही हैं उसमें तो फिर ये वाली फिंगर भी कप में उठाते थे ताकि ये एक सिंबल था। यहाँ पर जिंजा कहती है क्या ये सच कह रही है? टीचर कहती है कि हाँ। यहाँ पर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर मिनी को पकड़ के कहती है कि तुम आखिरकार हो कौन और तुम क्या क्या जानती हो। वहाँ पर तो ग्रैंडपा भी आ गए थे और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी, और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स तो कह रहे होते हैं कि इसे तो घर से बाहर ही फेंक देना चाहिए, बेकार सी लड़की है ये। यहाँ पर मिनी कहती है मैं यहाँ पर केवल और केवल इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने ग्रैंडपा और अपने फादर के प्रति वफादार रह सकूँ। गलाई मैं 10 सालों तक बाहर रहकर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्टूपिड सी अज्ञानी सी लड़की हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो मैं पढ़ाई करती हूँ। इन नियमों को उल्लेख पुस्तक में भी किया गया है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकते। गरीबी सबसे भयानक चीज नहीं है, सबसे भयानक चीज तो अज्ञानता है। यहाँ पर तो मिनी की बातों को सुनकर ग्रैंडपा तो वापस से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वाकई में इसने बहुत अच्छी लाइन कही है कि गरीबी इतनी ज्यादा खराब नहीं होती है बल्कि अज्ञानता होती है। ये लो फैमिली के ग्रैंडसन होने के लिए बिल्कुल बिल्कुल योग्य है। उसके पास ले जाकर कहते हैं कि डैडी तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे, कभी किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने देंगे। फिर मिनी जब वहाँ से जा रही होती है और सोचती है कि इस बार मैं खुद का बिल्कुल भी एडवांटेज किसी को नहीं उठाने दूंगी और इनकी लाइफ भी आसान नहीं होगी। बाद में यहाँ पर तो फिर से ये लोग पूरे फैमिली मेंबर बैठ के प्लानिंग बना रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसे हम इस मिनी को यहाँ से निकालें। हाँ जो फिर यहाँ पर अपने दोनों ब्रदर से कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने वो 10% शेयर जिसने मैंने मिनी को दे दिए थे, मुझे वो 10% शेयर वापस चाहिए। मैं इसलिए तुम दोनों से हेल्प ले रहा हूँ, तुम मुझे अपने शेयर दे दो, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। वो दोनों ब्रदर भी अपने भाई की बात मान जाते हैं। बाद में यहाँ पर जिंजा आकर तो मिनी को हिट कर देती है। मिनी जब उसे धक्का दे देती है तभी उसकी मॉम आ जाती है, कहती है कि तुमने मेरी बेटी को हिम्मत कैसे की हाथ उठाने की। यहाँ पर मिनी कहती है आप अंधी अंधी है क्या, आपको दिखता नहीं है कि आपकी डॉटर ने पहले मुझ पर हाथ उठाया है, मैंने पहले नहीं उठाया। इससे पहले मिनी कुछ ज्यादा बोलती है यहाँ पर तो जिंजा की मॉम उसके ऊपर हाथ ही उठाने वाली थी, तभी यहाँ पर पीछे से लिंजा आकर कहता है कि बस रुक जाइए। यहाँ पर तो जिंजा लिंजा को पास आकर कहती है कि अंकल इसने पहले मुझ पर हाथ उठाया है। मिनी कहती है कि इसने मुझ पर हाथ उठाया, पहले मैंने नहीं उठाया, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर लिंजी कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी तुम पर कोई हाथ उठाए तो तुम उसे बस धक्का मत देना, सीधे पट से गाल पे दे देना खींचकर, कि कम से कम उसके फेस पे निशान तो पड़ ही जाएं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे अब पता चला कि मुझे अपने फादर का सारा कुछ सपोर्ट मिल गया है। फिर मिंजी यहाँ पर लिंजी के साथ चेस खेल रही होती है और यहाँ पर उसे दिमाग पे दिमाग दिया जा रही थी कि नेक्स्ट चाल वो उसका क्या चल सकते हैं उसके अंकल लोग। बाद में यहाँ पर लिंजी तो अपने ब्रदर के साथ एक क्लब में गैमलिंग वगैरह खेल रहा होता है। यहाँ पर तो उसके ब्रदर वही वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इस प्रॉपर्टी को वो लोग जो को देना चाहते थे। इन दी एंड वो गैमलिंग में सारी प्रॉपर्टी उसके ब्रदर से हार जाते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे लिंजी गेम नहीं खेल रहा था बल्कि उसी का एक बंदा खेल रहा था। तभी वो बंदा अपने बॉस के पास होने ले जाता है। यहाँ पर तो लिंजी बैक साइड होकर बैठा हुआ था। उसके ब्रदर सोचते हैं कि ये बंदा मुझे इतना ज्यादा फैमिलियर सा क्यों लग रहा है। यहाँ पर लिंजी बैक साइड होकर ही बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि अब तुम लोग तो जेल जाने के दोषी हो, तुमने हमारे पैसे बहुत सारे रख लिए हैं और लुट भी गया है। तभी वहाँ पर दोनों के दोनों ब्रदर जाकर अपने थर्ड ब्रदर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर हमें आप सही टाइम में मिल गए, वरना हमारे पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, प्लीज आप हमें वो पैसे वापस दे दीजिए। यहाँ पर तो हांजो को जब इसके बारे में पता चलता है कि ये लोगों ने सारा पैसा गैम्बलिंग में हार के बैठ गए हैं, यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गया था और कहता है कि तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुमने सारा पैसा गैम्बलिंग में लगा दिया, इतने में ही तुम नालायकों का पेट नहीं भरा कि तुमने शेयर भी अपने बेच दिए। यहाँ पर तो दोनों के दोनों ब्रदर नील डाउन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हाथ पकड़ते कि प्लीज हमारी हेल्प करो ब्रदर। फिर यहाँ पर हांजो कहता है कि पता करो कि ये शेयर किसके नाम पर गए हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सारे के सारे शेयर मिनी के नाम पे ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ पर तो वो दोनों ही शॉक हो गए थे। तो फिर मिनी से यहाँ पे लिंजी कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा प्लान था। यहाँ पर तो लिंजी उसे एक गिफ्ट दे रहा होता है, उसमें एक पेंडेंट था। मिनी यहाँ पर कहती है कि गिफ्ट देने की बारी मेरी है और उसे डॉक्टर का दिखाती है जहाँ पर उसके पैर बिल्कुल ठीक हो सकते थे और वो बहुत ज्यादा बड़े डॉक्टर थे और बहुत अच्छे थे।
बाद में यहाँ पर हांजू तो किसी को मिनी को ऊपर ही पहुंचाने के लिए पैसे खिला रहा होता है और किसी गुंडे को उसके पीछे लगवा देता है। बाद में वो गुंडे मिनी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो उसके ऊपर हाथ उठा पाते तभी वहाँ पे लिंगजी आ जाता है और वो गुंडों को बहुत ज्यादा कूटता है और लिंगजी अब चल भी पा रहा था और कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को टच भी किया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लिंगजी को देखकर कहती है कि फादर आपके पैर या मेरे पैर बिल्कुल ठीक है। नित्य यहाँ पर लिंगजी को हक कर लेती है और कहती है कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। लिंगजी भी उसे बहुत प्यार से हक करती है, कहते हैं कि मुझे पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, तुम्हारे पीछे इन गुंडों को हांजू ने लगवाया था। दूसरी तरफ यहाँ पर तो हांजू सारी फैमिली को बुलाकर सब जगह बैठक बैठा लिया होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मिनी की डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट में। ये तो सोच रहा था कि मिनी का पत्ता कट हो गया है, इस वजह से ऐसे बोल रहा होता है। कहता है कि अब उसकी डेथ हो गई है तो मैं चाहता हूँ कि हायर अब हम इन लोग में से कोई बन जाए। उसे पता था कि फादर तो किसी को भी हायर नहीं बनने देंगे, इन दोनों लायकों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे सिवाय उसके। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है। मिनी को देखकर हांजू कहता है कि तुम जिंदा हो। लिंगजी कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्रैंडपा जो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लिंगजी के पैर दिख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पैर ठीक हो गए। मिनी कहती है कि ग्रैंडपा मेरे फादर के पैर ठीक हो गए हैं। अंजू जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है सिवाय इसके कि मिनी की अभी तक डेथ हुई तो हुई क्यों नहीं। यहाँ पर तो दोनों ब्रदर्स के मिनी करतूतें बता देती है कि वो गैमलिंग में कैसे पैसे हार गए हैं और प्रॉपर्टीज भी। ये दोनों ब्रदर तो ग्रैंडपा के सामने नील डाउन हो जाते हैं। तब मिनी यहाँ पर एक और बंदे को बुलवाती है। वो वही गुंडा था जिसे हांजू ने मिनी को ऊपर पहुंचाने के लिए पैसे दिए थे और ये सब ग्रैंडपा को भी पता चल जाता है। ग्रैंडपा यहाँ पर हांजू के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है अपनी बेटी को ऊपर पहुंचाना चाहते हो। ग्रैंडमा जो कि अपनी बेटी की साइड ले रही होती है कहते हैं कि एक पक्का मेरे बेटे को फ्रेम कर रहा है। यहाँ पर हांजू कहता है कि ग्रैंडपा आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, फादर ये काम मैंने नहीं किया है। यहाँ पर ग्रैंडपा हांजू से कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई, नालायक कहीं का, चुप रहे। और मिनी से कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। मिनी कहती है कि मेरे सेकंड अंकल जो कि मेरे बायोलॉजिकल फादर है लेकिन वो मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। मिनी कहती है कि अगर हम इन्हें पुलिस को देते हैं तो हमारी लो फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन्हें हमारी फैमिली से बेदखल कर दिया जाए और इन्हें कोई भी इनहेरिटेड ना दिया जाए। यहाँ पर तो ग्रैंडमा अपने नेक में नाइफ रख लेती हैं और कहती हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं अपना अभी ऊपर पहुंच जाऊंगी। मेरे बेटे को इस तरह का इंसाफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये तो मेरे बेटे के साथ साफ साफ नाइंसाफी हो रही है। लिंगजी कहते हैं कि ये ट्रिक आप 20 सालों से यूज कर रही हैं, अभी तक आप थकी नहीं, आपको शर्म नहीं आती एक ही ट्रिक को बार बार अपनाते हुए। जो कहते हैं कि ये इसी नहीं गैमलिंग में हम लोग से पैसे लिए थे मेरे ब्रदर्स से। यहाँ पर तो फादर कहते हैं तुम चारों को शर्म नहीं आती कि तुम विरासत के लिए अपने में ही लड़े मरे जा रहे हो। मैं तो यहाँ पर ग्रैंडपा को एक्सप्लेन करने वाली थी, तभी यहाँ पर लिंगजी से रोक देते और कहते कि इनके सामने एक्सप्लेन करना बेफजूल है। ऐसे इंसान में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है जिसे सच से ज्यादा पारिवारिक हित की परवाह है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा अनाउंस कर देते हैं कि वो हांजू को ही हायर बनाएंगे। बाद में यहाँ पर मिनी और लिंगजी बात कर रहे होते हैं। मिनी कहती है कि वो सब सोच रहे होंगे कि हम हार गए, लेकिन गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। जी कहते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तभी वहाँ पर गु फैमिली के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। यहाँ पर मिनी कहती है कि गु अंकल आप कैसे हैं। यहाँ पर फिर मिनी बताती है कि वो गु फैमिली के प्रेसिडेंट के साथ एक डील करने के लिए गई थी, जहाँ पर अगर ग्रैंडपा उसके किसी और को हायर बनाते हैं तो वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मिनी तो यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर थी, उसे पता था कि ये सब होने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पर हांजू तो बहुत ज्यादा खुश था और अपने ऑफिस में जा रहे होते और कहते हैं कि अब मुझे ये सारा कारोबार मुझे मिल गया, अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ मिनी यहाँ पर सबको दिमाग दे रही होती है और मैप में देखकर बताती है कि हमें सबसे पहले इनके चारों तरफ से सारी बिजनेस वगैरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें हटाने होंगे और वो हमें गिराने होंगे, तभी हम नीचे उन्हें हरा सकते हैं। उसी साइड यहाँ पर हांजू को पता चलता है कि वो गहरे कर्ज में डूबा हुआ है। यहाँ पर तो वो सदमे में आ गया था और सोचता है कि वो तो अभी अभी ही मैनेजमेंट वगैरह सभी चीज में आया था, अभी भी तो प्रेसिडेंट बनने ही वाला था, हायर बना था, अभी से ये सब हो गया। इनमें ग्रैंडपा तो यहाँ पर 4th मंजिल में जा रहे होते हैं। तभी मिनी उन्हें देख लेती है और कहती है कि चलिए ग्रैंडपा मैं भी आपको ले चलती हूँ। जब ग्रैंडपा को मिनी ले जा रही होती है, ग्रैंडपा कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। मिनी कहती है कि जहाँ तक कि मुझे पता है कि तीनों अंकल ने बहुत ज्यादा घोटाला कर रखा है, लो फैमिली में बिल्कुल भी हलचल की हलचल मची रखी है। लो फैमिली के सारे शेयर स्टॉक्स भी नीचे गिर रहे हैं, ऊपर से वो तीनों के तीनों अंकल चाहते हैं कि उसमें भी उनको हिस्सा मिल जाए। फिर ग्रैंडपा को यहाँ पे मिनी लिंगजी के पास ले जाती है। यहाँ पर लिंगजी को देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग हो जो हमारी कंपनी में इतनी ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तुम लोगों का उद्देश्य क्या है, तुम चाहते हो कि लू फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पे लिंगजी कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं फादर, मैं लू फैमिली को नष्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपने गलत हायर को चूज किया है, इसी वजह से लू फैमिली खतरे में है और आपके वो तीनों के तीनों नालायक बेटे क्या आपको बैंकरप्ट करके मानेंगे। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि जो कि मैंने तुम्हें उसमें हायर नहीं बनाया तो तुम मेरे पूरे लू ग्रुप से बदला लोगे। मैं कहती कि ग्रैंडफादर आप अभी भी अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि ये आपके तीनों के तीनों बेटे नालायक हैं जो आपको बैंकरप्ट तो करवा ही देंगे, और उसके बाद भी आपने हांजू अंकल को ही अपनी सारी की सारी विरासत सौंप दी। आपको भी पता है। और रही बात वो दो अंकल की, तो वो दोनों ही एक नंबर के प्ले बॉय हैं और गैमलिंग में बिजी ही रहते हैं, वो जब भी देखो तो वो क्लब में ही दूध पड़े ही मिलते हैं। और रही बात हांजू अंकल की, तो वो तो और भी ज्यादा मूर्ख है। बच्चे सिर्फ मेरे फादर इस ग्रुप को संभाल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने उस हांजू अंकल को ही अपनी सारी प्रॉपर्टीज हायर वगैरह सब कुछ बना दिया। फिर यहाँ पे लिंगजी कहते हैं कि अगर आपके बेटों ने मुझे जल्दी मेरा कर्ज वापस नहीं किया
तो मैं उन्हें जेल में ही डलवा दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल ब्रदर है। लिंजी कहता है कि वो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है और आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी मॉम को ज़्यादा टाइम डेथ नहीं हुई थी, तभी आपने दूसरी मैरिज भी कर ली। वो कहते हैं कि भले तो अपने ब्रदर्स को नहीं पहचानते, लेकिन हम दोनों का एक ही मकसद है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और समृद्ध बनानी है। मैंने कहते हैं ग्रैंडपा, मुझे जहाँ तक याद है आपने ही हमें लू फैमिली से बाहर निकाला था। खैर छोड़िए। फिर यहाँ पर मिनी उन न्यूज़ दिखाती है जहाँ पर लोग रुक के चल रही थी कि वो बाहरी कर्जे में है। तो ग्रैंडपा, हम इस बारे में अब बात कर सकते हैं। फिर ग्रैंडपा यहाँ पे कहते हैं, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं सचमुच बुढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग सभी लोग यंग हो, मैं अब और नहीं लड़ सकता। लेकिन मुझे कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए और काफी ज्यादा कैपेबल भी हो गए हो, और अगर तुम्हारी मम को पता चलता तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती। मुझे कहता है कि मैं लू फैमिली को मैं 10 मिलियन डाल सकता हूँ, बदले में आपको लू फैमिली में घोषणा करना होगा, मैं ही आपका एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं लू फैमिली के बचाव के लिए घोषणा करूंगा। तो उसी तरफ यहाँ पर हैंजी अपनी मॉम से कहते हुए बहुत ज्यादा डर रहा होता है और कहता है कि कहीं मुझे फादर लू फैमिली से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। वो मुझसे कहकर कहते हैं कि वो आकर मुझसे हिसाब किताब चुकता करेंगे। मॉम कहती है कि मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसी साइड से ग्रैंडपा बाद में जब घर की तरफ जा रहे होते हैं कार से, तभी उनका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। यहाँ पर उन्हें सब कोई मिलने के लिए आता है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी फैमिली उन्हें मिलने के लिए आई हुई थी। मिनी भी वहाँ से जाते वक्त एक नजर पीछे की तरफ देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है। तो साइड यहाँ पर मॉम की पहले तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उनके जाते साथ ही उनका हुलिया तो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। यहाँ पर डॉक्टर मॉम को बताता है कि इन्हें अल्जाइमर हो गया है, ये कभी कभी ही जाग सकते हैं। तरीके से बोला जाए तो इसी तौर पे कोमा में ही चले गए हैं, इनकी कभी भी आइज खुल सकती है और ये थोड़ा बहुत ही जागकर वापस से बेहोश हो सकते हैं। मॉम कहती है क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी मॉम कहती है कि मेरा मतलब है कि ये ऐसे ही रहे हमेशा की हमेशा के लिए, इन्हें कभी होश ही ना आए। यहाँ पर तो मॉम उस डॉक्टर को पैसे खिला देती है ताकि उन्हें होश ही ना आए। तो उसी साइड यहाँ पर मिनी लिंजी से कहती है कि फादर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, ये एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। लिंजी कहते हैं कि मैं कल जाकर जरूर इस बारे में पता लगवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जब वो लोग हॉस्पिटल के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर तो डॉक्टर उन्हें साफ साफ मना कर देता है और अंदर जाने ही नहीं देता। फिर मिनी यहाँ पे लिंजी को साइड में ले जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एकमात्र लोग हैं जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मुझे टेंशन हो रही है कि ग्रैंडपा खतरे में है। तभी वो किसी को कॉल करती है, कहती है कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर फिर अंकल वो तो यहाँ पर एक बंदे को ले आए थे और कहते हैं कि ग्रैंडपा का जो एक्सीडेंट है इन्होंने ही किया है। बंदा कहते हैं कि मुझे एक लेडी ने कहा था कि वो इस एक्सीडेंट का मुझे 5 मिलियन देंगी, वो कोई और नहीं बल्कि लिंजी की स्टेप मॉमी थी। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने बस इतना ही नहीं किया बल्कि तुम्हारे फादर को भी उसने डॉक्टर जो वगैरह है उनको भी पैसे खिला दिए हैं ताकि वो उनको काम कर सके और उन्हें कभी उठने ही ना दे। बाद में वो लोग तो उस डॉक्टर को पकड़ के अच्छी धुलाई करते हैं। फिर वो लोग डॉक्टर से भी कबूल करवा लेते हैं कि इसके पीछे स्टेप मॉम का ही हाथ है। फिर ग्रैंडपा को भी होश आ जाता है। यहाँ पर तो ग्रैंडपा को पता चल गया था कि उनकी वाइफ ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया है। मैंने बता दी है ग्रैंडपा, बस इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आपको लॉन्ग टाइम तक कोमा में रखने के लिए ही डॉक्टर के पैसे तक खिलाए थे। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि गुस्से में कि मैंने इसके साथ 20 साल तक अपनी जिंदगी बिताई है और उसे शर्म नहीं आई, वो मुझे ऊपर पहुंचाना चाहती है। तभी बाद में मॉम तो यहाँ पर एक मीटिंग वगैरह रखी हुई थी और कहती है कि अब हमारी फैमिली का उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि हांजो ही बनेगा, क्योंकि मेरे पति जो कि अभी तक कोमा में है वो तो इसका फैसला ले नहीं सकते। अभी लास्ट प्रोसेस बची है तो ये भी कंप्लीट ही हो जाए, क्योंकि वही चाहते थे कि हमारी फैमिली का जो भी वारिस जो भी होगा उत्तराधिकारी जो भी बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि हांजो ही बनेगा। तो ऐसे ही अनाउंस कर रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को देखकर तो मॉम बिल्कुल सनपट हो जाती है और कहती है कि आप जाग क्यों गए हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर आकर एक भी बकवास नहीं करते हैं, सीधे स्टेप मॉम को एक स्लैप चढ़ देते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहती थी, मेरा नुकसान चाहती थी। यहाँ पर वो डॉक्टर की भी गवाही सुना देते हैं। और रही बात मेरी नालायक बेटों की, जो कि तीनों के तीनों ही नालायक हैं, दोनों तो गैम्बलिंग में बिजी रहते हैं, वही आए दिन पड़े रहते हैं। इन लोगों को लू फैमिली से निष्कासित कर दूंगा। इन्हें कहती है कि इन सभी लोगों को लू फैमिली से बस निष्कासित करना ही काफी नहीं होगा। ग्रैंडपा कहती है कि मिनी बेटा तुम फिर क्या चाहती हो, मैं उनके साथ क्या करूँ। कहती है कि इनके मुद्दे को कानून का सहारा ही लेकर निपटाया जा सकता है। मॉम तो यहाँ पे फिर से चिल्लाने लगी थी, कहती है कि नालायक लड़की, इस तरह की बदतमीजी ना कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। फिर यहाँ पर तो मॉम ग्रैंडपा के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि उसे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों में अंधी हो गई थी, मेरी मति ही मारी गई थी। यहाँ पर तो हांजो भी पैर पकड़ लेता है फादर के और कहते हैं कि आप मेरे सभी फादर ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैंने इतने साल इस घर को दिए हैं, क्या आप मुझे पुलिस में देना चाहते हैं? आप इस लड़की के बातों में मत आइए, हमारे घर का ख्याल रखूंगा, ठीक है, इसे आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए, मुझे आप लोग ग्रुप का हायर बना दीजिए। फादर कहते हैं कि मैंने पहले ही ये सब कुछ मिनी और लिंजी को सौंप दिया है। हम कहते हैं कि मैंने पहले ही जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उस पर साइन करवा लिए थे और सारे कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गए हैं। मैंने कहती कि तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया है और वैसे भी मुझे बकवास सुनकर के मेरे सर पक गया है, तो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। लू ग्रुप के प्रेसिडेंट की घोषणा के अनुसार फोन में उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहती है, जो कि न्यूज थी, लू ग्रुप का अध्यक्ष प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि लिंजी बन चुका है। कहती है कि तो असंभव है, ये नहीं हो सकता।
मिनी कहती है एक तमाशा खत्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट हो जाता है पहले ही। जिंदा की मॉम कहती है कि तुम एक बदकिस्मत लड़की हो, तुम्हारे आने के बाद ये फैमिली बिल्कुल से बिखर गई है। हम तो यहाँ पर जिंदा की मॉम के ऊपर एक स्लैप चढ़ देता है और कहता है मिनी से अपने फादर की एक सबसे अच्छी डॉटर हो, इस ग्रैंडपा से अपनी बात करने में हेल्प करो मेरी, मुझे जेल ना भेजे वो। पीटर सेलिंग जी कहते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, मिनी मेरी डॉटर है ना कि तुम्हारी। जब मुद्दा तुम्हें मौका मिल रहा था तब तुम उसे नहीं चाह रहे थे, अब ये तुम्हारी डॉटर नहीं है और तुम्हारा इसे कोई भी लेना देना नहीं है। मिनी हानू से कहती है कि मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, अगर आप ना होते तो मुझे इतने अच्छे फादर नहीं मिलते। हानू कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ बड़े होने के बाद इस तरह हाल करोगी तो तुम पैदा हुई थी तभी मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता। ग्रैंडपा यहाँ पर गार्ड्स को बुलवाते हैं और इन सभी को गार्ड से पकड़वा कर बाहर फिरवा देते हैं पुलिस में। बाद में लिंग जी यहाँ पर लुक रुक का प्रेसिडेंट बन गया था। और रही बात हमारे दो बंदों की जो कि उसके थर्ड और सेकंड अंकल थे, इनका कोई ज्यादा बड़ा दोस्त नहीं था, बस ये गैम्बलिंग करते थे और ये पैसे लेकर पड़े रहते थे। इस वजह से इनकी सजा ये मिली थी कि इन्हें लू फैमिली से ही बाहर निकाल दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था। दूसरी साइड यहाँ पर गो ग्रुप से भी इनका कॉन्टेक्ट हो जाता है और ये लोग भी बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। इसी तरह मिनी ने भी अपनी लाइफ पूरी चेंज कर ली थी और बहुत ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, तब तक